हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गिरी में। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए एक नई सीरीज, अनसॉल्व्ड की सीरीज। ठीक है, हम इसमें अनसॉल्व्ड पेपर जो क्लास 12 के वो अपन सॉल्व करेंगे। जो पिछले एग्जाम, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पेपर आए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 12 की बहुत तगड़े से तैयारी करना चाहते हैं और ठीक है, तो उनके लिए ये सीरीज़ है, तो वो ध्यान से देखें। और हम कोशिश करेंगे कि डेली एक सेट ज़रूर डाल लें इसका। ठीक है, तो मेरे पास जो अनसॉल्व पेपर है वो ये HM का है ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे और आज अपन जो करेंगे वो 2020 का पहला सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2020 का पहला सेट। तो इसमें क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, 2020 का फर्स्ट सेट है। अनसॉल्व्ड पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें वो कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर पहले का है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए उसने, तो अपन ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, अपन तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्या होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स होता है कि किसी दिए गए क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ए। क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ए। ये मुझे मात्रक या विमा दोनों चीजें, अगर किसी भी चीज की, किसी भी राशि की पता करनी है तो मैं क्या करूँ, मुझे उसका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूला आ जाएगा तो मैं उसका मात्रक और विमा कुछ भी और कभी भी निकाल लूंगा। तो मुझे फॉर्मूला याद है, फाई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, तो देखो ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, इसलिए इन दोनों के बीच में अदिश गुणनफल हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर ई का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो या तो ये ऑप्शन में हो तो इस पर टिक मार देंगे। पहला मात्रक हमको क्या मिल गया, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन है ना, और इस मीटर को तोड़ लूँ तो इसको मैं मीटर लिख लूँ। ठीक है, अपॉन क्या लिख लूँ, कूलम इंटू एक मीटर इधर रहेगी, एक मीटर, 2 मीटर थे ना, मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर यहाँ लिख लिया, 1 मीटर यहाँ लिख लिया। तो न्यूटन इंटू मीटर अपन कूलम इंटू कूलम, जो मीटर। अब मेरे पास न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, देखो न्यूटन इंटू मीटर बल गुणा विस्थापन का होता है, कार्य होता है। ठीक है ना, तो हम ऊर्जा लिख लेंगे, या न्यूटन इंटू मीटर बट्टे कूलम काय का मात्रक होता है। अगर मैं ढंग से लिखूं तो न्यूटन इंटू मीटर तो कार्य हो गया, और कूलम काय का मात्रक है, आवेश का, और ये मीटर साथ में चल रहा है। ठीक है, अब W बट्टे Q क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश। क्या होता है, विभव होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, विभव होता है। तो ये क्या हो गया, V इंटू मीटर, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो मेरे पास ये मुझे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए थे इसके, ऑप्शन इसमें दिए थे, एक तो वेबर दिया था, वेबर होता नहीं है क्योंकि वेबर काय का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, ठीक है, कि वोल्ट प्रति मीटर दिया था। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, और वोल्ट प्रति मीटर भी नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। सी ऑप्शन है, क्या दिया था, वोल्ट इंटू मीटर। क्या, वोल्ट इंटू मीटर। और डी ऑप्शन दिया था, मतलब ये तो तीसरा वाला है, और ये चौथा जो ऑप्शन दिया था वो है क्या, न्यूटन प्रति कूलम। ये भी विद्युत क्षेत्र का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। हाँ, अगर ये दे रखा होता तो ये, मतलब अगर इसकी ये नहीं दे रखा होता, दे रखा था तो ये निकल रहा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वो क्या है, वोल्ट इंटू मीटर।
दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें जो खा है वो क्या है कि एक 24 ओम के प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि मान लो एक तार है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम। इसको ना समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मतलब इस तार को काट करके एक त्रिभुज बनाया गया है। वो कैसा है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है कि हमने इसको तीन काटे, मतलब 3 हिस्से किए, इस तार के 3 हिस्से किए और तीनों से क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज। एक ये तार, एक ये तार और एक ये तार, समबाहु त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। मैंने क्या किया, इसको काटा है, मतलब 3 हिस्से करे हैं इसके। इस तार के कितने हिस्से करें, 3 हिस्से करें, और 3 हिस्से करे हैं तो मतलब लंबाई के 3 हिस्से करें। पहले एल लंबाई थी, अब L/3 कर दी। और मैंने पढ़ा है कि प्रतिरोध लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, सीधे सीधे आर बराबर कहाँ जाता, हमने पढ़ा है आर बराबर क्या होता है, रो L/A, मतलब आर प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है एल के। ये रो तो नियतांक के कांस्टेंट है, और अभी लंबाई के अनुदिश काट रहे हैं तो क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहा है, तो लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर लंबाई 1/3 करी है तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो जो 24 ओम था तो उसमें से 3 तार बना लिए, तो तीनों तार के प्रतिरोध कितने हो जाएगा, 8 ओम। 24 के 3 मतलब 24 में 3 का भाग करेंगे, ये भी 8 ओम का हो जाएगा और ये भी 8 ओम का। तीनों तारों के प्रतिरोध कितने हो गए, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम। अब मुझे पूछा है कि किन्हीं दो सिरों के बीच निकाल लो प्रभावी प्रतिरोध। जो कुल प्रतिरोध निकालना है वो किन्हीं इन दोनों सिरों के बीच निकाल लो, इन दोनों के निकाल लो या इन दोनों, किसी भी दो के निकाल लो, समान आएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ ए और सी के बीच में। मुझे क्या निकालना है, RAC, और ए और सी के बीच में निकालूंगा तो मेरे पास क्या है, एक तार तो इधर चला गया और एक तार इधर चला गया। देखो ये ऐसे करके ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी में, मतलब यहाँ से गए और यहाँ पे आ गए, मतलब दोनों कैसे हैं, श्रेणी में। और श्रेणी में प्रतिरोध कैसे जुड़ता है, R बराबर R1 + R2, मतलब सीधे सीधे जुड़ता है। तो ये इन दोनों तारों का जो तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का, इसका और इसका, इसको मैं अगर R1 मान लूं और ये R2 मान लूं, ये R3 मान लूं, ठीक है। तो R1 R2 का जो मुझे निकालना क्या है, RAC निकालना है। तो मैंने R1 R2 का निकाला तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2, मतलब कि 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। जो मेरे पास R डैश आ गया वो कितना आ गया, 16 ओम। मतलब इन दोनों का प्रभावी प्रतिरोध कितना आ गया, इतना। अब ये तार और ये तार दोनों कैसे हो गए, समांतर में। और समांतर में कैसे जोड़ते हैं, उल्टे करके। तो 1/RAC बराबर 1/16 + 1/8। देखो ये और ये जो ऊपर वाला तार, इन दोनों से जो प्रभावी आया, रिजल्टेंट आया, वो इसके साथ कैसे है, समांतर क्रम में। तो मेरे पास 1/16 और + 1/8, तो कितना हो जाएगा। मैं अगर भिन्न हल करूंगा तो 16 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 16, और 16 × 16 और 8 × 16, तो 3/16। 3/16 आया किसका मान, 1/RAC का। लेकिन RAC का मान कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 16/3 ओम। और यही हमारा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया है और इसी को हम टिक कर देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन मैं साफ कर देता हूं इसको, ठीक है, नोट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो कह रहा है कि किसी, जो गाय पहले का कितना है, गा, ठीक है, और वो कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 और XC बराबर 200 श्रेणी क्रम में जोड़ा है। मतलब एक LCR परिपथ है। कैसा है, LCR परिपथ है, ठीक है। तो LCR मतलब ये, ठीक है, मैं जोड़ देता हूं। ये प्रतिरोध है 100 ओम का, ठीक है, R बराबर, फिर L लगा हुआ है, कुंडली है। देखो L मतलब प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का गुण है कुंडली का, तो ये कितना है 200 ओम, ठीक है। और फिर क्या लगा है, एक कैपेसिटेंस लगा है, वो कितने का है, वो भी 200 एम का है, मतलब प्रतिघात है। देखो इनका L बराबर नहीं है, ये XL बराबर है और ये XC बराबर, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत
कैसा होता है, वेरिएबल होता है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। इससे जुड़े हुए हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। देखो ये इसमें ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। अगर डायरेक्ट सोर्स होता ना, डायरेक्ट करंट का डीसी वाला होता, तो डीसी वाला होता तो फिर ऐसे लगाते प्लस और माइनस, ये बैटरी का या सेल का चिन्ह है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पूछा गया है इसमें कि आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर पूछा है, मतलब जो V है और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसमें कलांतर पूछा है, कितना कलांतर, ठीक है। तो कलांतर के लिए अगर LCR परिपथ है तो उसके लिए अपन ने पढ़ा है कलांतर क्या, tan फाई बराबर XL माइनस XC बट्टे R, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। और tan फाई बराबर XL कितना है हमारे पास 200, XC कितना है 200 बट्टे R कितना है 100, ये तीनों वैल्यू दी है हमको। तो 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास tan फाई बराबर कितना आया 0, अरे 0 बट्टे 100 मतलब 0, और tan फाई बराबर 0 तो फाई बराबर भी कितना 0 अंश, तो मेरे पास कितना आ गया कलांतर 0 आ गया। किसके बीच में, वोल्टता और धारा के बीच में। ये किसके बीच में कलांतर है, V एंड I के बीच में। ये भी ऑप्शन में दिया है, टिक कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, उसमें क्या कह रहा है कि यदि ध्रुवण कोण अल्फा है, ठीक है, ध्रुवण कोण क्या है अल्फा, और क्रांतिक कोण क्या है बीटा है, ठीक है। तो मतलब इनमें रिलेशन है, ऑप्शन दिए हैं, तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों में, ठीक है। अब रिलेशन क्या होगा, देखो ध्रुवण कोण, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो पढ़ते हैं अपन 10th चैप्टर में, और वो हट गई है, इस जो 30% कम हुआ है जो सिलेबस कोविड की वजह से, उसमें प्रकाश का ध्रुवण हट गया है, पर फिर भी क्रांतिक ये वाला है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो सिलेबस में है। तो दोनों में रिलेशन क्या, देखो ध्रुवण कोण होता है म्यू बराबर tan अल्फा, और क्रांतिक कोण होता है म्यू बराबर 1/sin बीटा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन देखो, ये म्यू बराबर है मतलब दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो tan अल्फा बराबर 1/sin बीटा, ठीक है। इसको मैं इधर गुणा कर दूं, ठीक है, और गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर a, tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर a, ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। इसका ये रिलेशन ऑप्शन में है तो इसको टिक कर दें, ठीक है। ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया, गा हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं साफ कर देता हूँ पहले, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी, ठीक है। मतलब अब उसने ऑप्शन दिए हैं कि किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। पहला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, और चौथा है अल्फा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है किसमें से किस निम्नलिखित में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। देखो डी ब्रोगली जो तरंगदैर्ध्य होती है, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब कभी कभी वो कण के रूप में व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया। तो एक तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला भी दिया, और तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला दिया h लैम्डा बराबर h/p, और p क्या है संवेग, ठीक है, और p फोटोन का संवेग है, तो h बट्टे p बराबर फॉर्मूला करके आता है क्या अंडरूट में 2m के, अरे गतिज ऊर्जा से निकाल लेंगे, ठीक है, h बराबर अंडरूट में 2m के, और k बराबर होता है q इंटू v, w बराबर q इंटू v, तो k बराबर क्या इंटू v, तो क्या हो जाएगा 2mq इंटू v, ठीक है। तो एक रिलेशन आता है, इस h कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 न्यू जूल इंटू सेकेंड। दो कांस्टेंट है, m होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हमको पता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, ठीक है, और q आवेश भी पता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इन सब की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन होके आता है। देखो इलेक्ट्रॉन की वाली बात करूँ तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन लैम्डा e, तो फॉर्मूला क्या आता है 12.27 बट्टे अंडूर के b,
ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए और ऐसे अल्फा कण के लिए। प्रोटॉन के लिए होता है क्या, लैम्डा पी बराबर 0.286/√kV। अल्फा कण के लिए होता है 0.101/√kV, है ना। ऐसे ही इन सब कणों के लिए होता है, ड्यूट्रॉन के लिए होता है 0.202/√V। तो हमें जो दिख रहा है कि अधिकतम किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, देखो बी, तो बी का कितना भी मान रख लो 12.27 बड़ा है, और ये किसमें आती है, एंगस्ट्रॉम में। सारी वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो किसके लिए ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लो। अब अपन अगला क्वेश्चन है पहले का, ठीक है। ये तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी है, मतलब आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसकी ढाल बतानी है। ढाल मतलब स्लोप बतानी है कि वो उसका जो ग्राफ है वो एक्स से कितना झुका हुआ, ठीक है। किस किस के बीच की, कि एक तो आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव, इसकी निरोधी विभव V0 की ढाल बतानी, ठीक है, कि वक्र की ढाल कितनी होगी, ठीक है। पहले तो अपन रिलेशन पता करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रकाश विद्युत प्रवाह में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण पढ़ा है, और उसमें हम पढ़ते हैं क्या, के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एच न्यू क्या है, फोटोन की ऊर्जा, डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन, डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन, और के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये पढ़ा। और के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, के मैक्सिमम बराबर होता है EV0। अगर हम ये और V0 क्या है, निरोधी विभव, मतलब इन दोनों में संबंध है वो ये है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो EV0 बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ई का भाग दे दूंगा, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, H/E न्यू माइनस डब्ल्यू। मेरे पास एक समीकरण मिल गया, ठीक है, और इस समीकरण मिल गया तो उसकी तुलना कर लूंगा कैसे, y बराबर mx प्लस सी से, y बराबर mx प्लस सी से। m क्या है, ढाल है। मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ भी बना सकता हूँ, काय काय के बीच में, V0 और आवृत्ति के बीच में ग्राफ, ठीक है। V0 कहाँ है, y अक्ष पे, और x आवृत्ति कहाँ है, x अक्ष पे। तो मेरे पास यहाँ से तुलना करूंगा इन दोनों समीकरण से, तो मेरे पास तुलना करूंगा तो प्रवणता कितनी आएगी, स्लोप कितनी आएगी, H/E। ऑप्शन यही हो गया, यही खत्म हो गया क्वेश्चन की। उसकी ढाल कितनी होगी, H/E, और अंतःखंड कितना है, C बराबर माइनस के डब्ल्यू। मैं अगर ग्राफ भी बनाऊं तब भी बना दूंगा। ऐसी कौन सी रेखा है जिसकी प्रवणता प्लस की और अंतःखंड माइनस का होता है, कौन सी होगी, हैं बताओ कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। देखो मेरे पास प्रवणता प्लस की है, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि या तो ये होगी और या ये होगी, क्योंकि इन दोनों रेखाओं की प्रवणता प्लस की है, क्योंकि वो एक्स अक्ष से न्यून कोण बना रही, थीटा 90 से छोटा है। अगर देखो जो स्लोप होती है, ढाल होती है, वो एक्स अक्ष से कोण होता है। एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है वो रेखा, तो एक्स अक्ष से ये कितना, अभी 90 से छोटा बना रही है, तो मतलब 90 से छोटा है तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब तो प्लस की है तो ये वाली रेखा होगी। अंतःखंड माइनस का है, मतलब ये रहा अंतःखंड, बाई अक्ष पे माइनस का। अगर ये रेखा होती तो इसमें प्रवणता तो प्लस की होती, लेकिन अंतःखंड भी कैसा होता, प्लस का। तो ये ना होके कौन सी है, ये वाली है। तो जो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, H/E, ये m बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो ये हमारे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे वो हो गए सारे के सारे, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है। मतलब किसी जो कोई लेंस है उसके द्वितीय फोकस की परिभाषा देनी है। और द्वितीय फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस वह बिंदु होता है जिस पर अगर हम वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। बस इतनी से जो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्रथम फोकस वो बिंदु होता है जिस पर, मतलब जब अनंत पे वस्तु रखते हैं तो उस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और द्वितीय फोकस वो बिंदु होता है जिस पर
अगर हम मतलब वहां पे जैसे मैं अगर देखूं जो मेरा ये अवतल लेंस है, ठीक है, और ठीक है इसका ये फोकस है और एक ये फोकस है, ठीक है। तो जो द्वितीय फोकस होगा वो क्या होगा कि जिस पर मैं मतलब प्रतिबिंब बनाना है मुझे उस द्वितीय फोकस पे, तो वस्तु कहाँ पे रखनी पड़ेगी, अनंत पे। तो अनंत पे वस्तु रख देंगे तो प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, ऐसे प्रकाश किरणें, अवतल लेंस है ये, ठीक है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है। तो द्वितीय फोकस जो मुख्य फोकस है, द्वितीय फोकस वह बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा, डाइवर्जिंग होता है मतलब अपसारी होता है। तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी, और पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी तो ये रहा फोकस, इसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। अगर देखेंगे तो एक वस्तु कहाँ रखी है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, F2, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वही 1/f बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, या कुछ अपवर्तन सूत्र लगा देंगे, तो वहां से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय मुख्य फोकस को सिर्फ परिभाषित करना था तो अपन ने कर दिया। कौन सा द्वितीय मुख्य फोकस। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए, ठीक है। क्या है, किसी भी, ये तो क्वेश्चन है दूसरे का है, ठीक है, दूसरे का, अब खा देखते हैं, और दूसरे का खा क्या है कि किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसकी हमें औसत आयु और अर्धायु काल में संबंध ज्ञात करना। सबसे पहले अर्धायु काल क्या होती है, अर्धायु काल वह समय अंतराल होता है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है अर्धायु काल वाला, बट्टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के क्या है, नियतांक है, 6 नियतांक बोलते हैं इसको, और टी हाफ क्या है, अर्धायु, और 0.693, और ये आता कहाँ से, वहीं से आता, देखो कहाँ से आएगा, मैं दिखा देता हूँ, n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी, ठीक है। अर्धायु काल क्या है कि वह समय अंतराल जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, n0/2 आधा रह जाएगा, और ये तो n0 है ही, e की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह क्या, टी, n0 से n0 कट गया। अब ये लॉग वॉग लेंगे ना तो वहां से कैलकुलेशन होके जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक लॉग ले लो तो लॉग 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, लॉग e की पावर माइनस लैम्डा टी, और लॉग जो पावर होता है उसको कहाँ ले आता है, आ गया, ये ई बेस पे चल रहा है, तो लॉग अगर मैं 2 लिखूंगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो लॉग ई की बेस पे 2, ठीक है, माइनस, देखो उल्टा कर दिया मैंने, 1/2 को 2 लिखूंगा तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये आ गया माइनस लैम्डा टी हाफ, ये घात आ गया, लॉग एम की पावर एन लॉग एम हो जाता है, और लॉग ई बेस पे ई, ठीक है, और लॉग ई बेस पे ई का मान कितना होता है, 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से टी हाफ बराबर कितना आ गया, लॉग ई बेस पे 2/लैम्डा, लैम्डा ले लो अपन, लैम्डा लिया है तो यहाँ पे भी अपन लैम्डा ले लेंगे, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। पर ये नहीं पूछा है, अपन से पूछा है क्या, टी हाफ तथा औसत एवरेज में संबंध, टी एवरेज में, तो जो टी एवरेज होता है वो क्या होता है, 1/लैम्डा होता है, टी एवरेज बराबर क्या, 1/लैम्डा, और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो टी एवरेज बराबर औसत बराबर 0.693 बटे लैम्डा की जगह क्या रखना है, सॉरी 1/लैम्डा की जगह क्या लिखना है, यहाँ से 0.693 बटे टी हाफ, 0.693 बटे टी हाफ, टी हाफ कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा दोनों में 1.44 इंटू टी हाफ हो जाएगा। किस किस में रिलेशन आ गया, अर्धायु काल तथा औसत काल में संबंध आ गया, ठीक है, हो गया, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं साफ कर देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह, मतलब प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाओ, कि कार्यफलन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कार्यफलन, ठीक है, ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन क्या होता है कि कार्यफलन वह
न्यूनतम ऊर्जा है, वह मतलब न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकती है। तुम समझो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या पता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है मतलब उसमें हम प्रकाश डालेंगे ना तो उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। किससे? धातु से। और धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे और उस ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे तो धारा पैने लग जाएगी, तो उससे प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है। और इसी में एक फोटोन की ऊर्जा होती है और एक कार्यफलन होता है। तो फोटोन की ऊर्जा तो वह होती है कि वह ऊर्जा जो तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, लेकिन कार्यफलन होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्यफलन कहलाती। मतलब कम से कम इतनी ऊर्जा तो तुमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या, जैसे कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करा सके। समझो बात को। मान लो ये धातु का टुकड़ा है, इस पे हमने क्या डाला? सूर्य का प्रकाश डाला। सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? फोटोन की ऊर्जा, उसे h से डिनोट करते हैं। और धातु का जो कार्यफलन है उस पदार्थ का है, गुण का है, इस पदार्थ का गुण है। मतलब एक फिक्स, ये चीज फिक्स है कि इतनी ऊर्जा तो मतलब धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अभी धातु के अंदर है। ठीक है, अब वो चलने कब लग जाएगा? ठीक है, जब उसको ऊर्जा दी जाएगी। ऊर्जा कौन सी दी है? h। लेकिन जो h ऊर्जा दी, पर ऐसा नहीं है ऊर्जा देते ही मतलब ये कार्यफलन इसका 2.5 है और हमने 2.1 दी तो नहीं चलेगा, नहीं विद्युत प्रवाहित करा पाएगा। कब करा पाएगा? जब कम से कम कितनी दी जाएगी? इतनी कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन पे कर जाए, मतलब ये चुकाना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो कार्यफलन क्या है? किसी वस्तु मतलब का वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह मिनिमम, ठीक है, एनर्जी है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। मतलब इस धातु से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो उसको कम से कम कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? कार्यफलन के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे पास एक कोई धातु है, ठीक है, जिसका कार्यफलन कितना है? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और धातु बी है उसका कार्यफलन कितना है? ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा? ए वाला सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्योंकि इसका कार्यफलन कम है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही छोड़ देगा। ठीक है, और ये कब छोड़ेगा? जब इसको 2.5 मिल जाएगी। तो कार्यफलन क्या है? कम से कम अगर इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है, ठीक है, तो कम से कम इतनी ऊर्जा तो इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे और इसको कराना है तो कितनी देनी पड़ेगी? 2.5। अरे यार अपन आवेश पढ़ते हैं ना, और आवेश में पढ़ते हैं एक बात, ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनावेश और जिस पर जाता है उस पर ऋणावेश। तो वहाँ पे क्वेश्चन उठता था कि किससे जाएगा और किस पे जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से आंसर मिल जाता है उसका कि जिसका कार्यफलन कम है उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिसका ज्यादा है उस पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बार जवाब मिल जाता है। और कार्यफलन उसका फिक्स वैल्यू होती है, हर धातु की फिक्स वैल्यू है कि उतना तो उसको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्यफलन होगा। और कार्यफलन देखो ऊर्जा ही है, क्योंकि वह न्यूनतम ऊर्जा, तो मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, काय से डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फाई से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? गा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वोल्टेज धारा किसे कहते हैं। ये अपने जो सिलेबस है उसमें जो अठा हुआ है उसमें से है नहीं, सिलेबस में नहीं है इस साल, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरे में ही चल रहे हैं, दूसरे का पार्ट है। विभव प्रवणता की परिभाषा दी थी। देखो विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव क्या प्रवणता, और विभव प्रवणता बड़ी सिंपल चीज है, x बराबर माइनस के dv अपॉन dr। ठीक है, दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही है I, तो यहाँ पे वोल्टेज हाई है और यहाँ पे वोल्टेज लो है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर विभव घट रहा है, इसी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता।
ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के बराबर, माइनस dB बट्टे dr, और यहीं से विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या जाता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से रिलेशन है भी है किसमें, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में रिलेशन है, ठीक है। ये विभव प्रवणता होगी। मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। विभव अदिश कैसी राशि है, सदिश राशि। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि। कभी कभी पूछ लेता है कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। विमा भी हम निकाल लेंगे विभव वोल्ट प्रति मीटर से, ठीक है ना। वोल्टेज की क्या होती है, ml2 t माइनस, अरे यार सर वोल्टेज की भी नहीं पता, हम कैसे कर निकालेंगे। वोल्टेज क्या होता है Q W अपॉन Q अपॉन मीटर। मैंने कहा 5 विमा जो बताई है मैंने, W की विमा ml2 t माइनस 2 अपॉन आवेश की AT, और मीटर की भी कितनी L, एक L से L कट गई और T ऊपर जाएगा और A ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा ml, ठीक है, T माइनस 3 और A माइनस 1। ये आ जाती है विमा काय की विभव प्रवणता, ठीक है। तो बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है मैं यही बता देता हूँ, चल कुंडली धारा मापी। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे में चल रहे हैं कि जो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित की, ठीक है। धारा सुग्राह्यता मतलब करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है SI बराबर फाई अपॉन आई। क्या होता है, फाई अपॉन आई। चल कुंडली क्या होती है, गैल्वेनोमीटर। जो चल कुंडली है, ठीक है, वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूँ इधर को, ठीक है। क्या होता है कि के फाई बराबर होता है, मतलब जो बलागुण है ना, जो स्प्रिंग घूम रही है उसका, वो उसके चुंबकीय आघूर्ण जिसकी वजह से घूम रही है उसके बराबर होता है NIAB। क्या NIAB के बराबर होता है। तो यहाँ से फाई बराबर क्या निकल के आएगा, NIAB अपॉन के, इसको यहाँ रख देंगे तो SI बराबर क्या हो जाएगा, NIAB, ठीक है, NIAB अपॉन के बट्टे I। और ये भी कैसी है, I है, धारा है, धारा से धारा कट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, SI बराबर NAB बट्टे, तो SI बराबर क्या आ गया, NAB बट्टे, ये आ गई हमारी क्या, धारा सुग्राह्यता। परिभाषित करनी है तो ये इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो। ठीक है, तो साफ कर देता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन का है, ठीक है। और इसमें ही कह रहा है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर क्या होता है, ठीक है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों को पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो वो अनसोल्ड ले लें, और मैं फिर बता देता हूँ, अनसोल्ड है मेरे पास HM का है, ठीक है। इसको ले लें और इसमें सेट को खोल लें और क्वेश्चन करते चले जाएं। जो जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उस क्वेश्चन को देख लें, बाकी अपने आप सॉल्व करते जाएं। ये बहुत बेहतर तरीका होगा अनसोल्व पेपर करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन है अगला तीसरे का, क्या, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर पूछा है। देखो प्रत्यावर्ती धारा L सर्किट है, कौन सा सर्किट है, L परिपथ है, और L परिपथ में कलांतर पूछा है धारा तथा वोल्टेज का। तो मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाना पड़ेगा, और वो कैसा होता है, ऐसा। ये होता है V0 sin ओमेगा t, B बराबर, और इस देखो इसके सिरों पे जो वोल्टेज है वो कितना है, E बराबर हमने पढ़ा है भैया, किसी कुंडली के सिरों पे वोल्टेज कितना उत्पन्न होता है, माइनस के L di ओवर dt।
अरे विद्युत वाहक बल ही तो होता है, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो कितने के बराबर होता है, माइनस के LDI/dt। ये कहाँ से निकलता है, स्वप्रेरण से निकलता है, स्वप्रेरकत्व से। अपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इसमें किरचॉफ का नियम लगा दूं KVL से, तो KVL क्या कहता है कि इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल है उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0, ठीक है। तो V जो नेट होगा, V टोटल, वो कितना होगा, समेशन V बराबर कितना होता है, 0, ठीक है, कुल, ठीक है। और समेशन V 0 है, मतलब V, एक तो ये V प्लस कौन सा, VL, L मतलब कुंडली के सिरों पे कितना है, VL बराबर कितना, 0, ठीक है। V प्लस VL की जगह क्या, माइनस के LDI/dt, ठीक है। मैंने क्या लगाया है, KVL लगाया है, KVL किरचॉफ का वोल्ट का नियम, ठीक है, KVL से। तो क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो B बराबर माइनस से प्लस का हो जाएगा, LDI/dt। अब मुझे देखो, वोल्टेज तो मुझे पता है इतना है, धारा निकालनी है, धारा निकल आएगी तो मेरा मुझे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, LDI बराबर VDT, मैंने इसको इधर भेज दिया, तो मेरे पास DI बराबर क्या आ गया, V/L dt। अब मैं यहाँ से मैं मान रख लूंगा V का, तो DI बराबर क्या हो जाएगा, V0 sin ωt/L dt। मैं क्या कर दूंगा, मुझे I चाहिए, दोनों तरफ समाकलन, और समाकलन करूंगा तो DI का समाकलन I बराबर V0/L, तो कांस्टेंट है, sin ωt का समाकलन क्या होता है, sin ωt का समाकलन होता है माइनस के cos ωt/ओमेगा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ओमेगा बाहर निकाल लूंगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V0/L, ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा L, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस के cos ωt, ठीक है। मैं कलांतर ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन में बदलने की कोशिश करूंगा, तो साइन का ग्राफ बनाऊंगा, वहां से मुझे कलांतर पता चल जाएगा। तो I बराबर, मैं अगर इसको साइन में बदलूं तो V0/ωL, ठीक है, माइनस cos ωt बदलना है, तो मुझे मेरे पास क्या हो जाएगा, sin ωt माइनस π/2। अरे यार, sin π/2 माइनस ωt तो प्लस का cos आता, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या था, मेरा प्लस का आता, पर मुझे यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ये चीज, इस चीज की जगह मुझे ये लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ωt माइनस, मतलब थीटा, मतलब ωt माइनस थीटा, तो वो माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, तो माइनस आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया। अब देखो मेरे पास V बराबर कितना है, ये तो मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया, और मेरा समीकरण नंबर क्या, पहला क्या है, ठीक है, V0 sin ωt, मतलब यहाँ पे कलांतर कितना है, 0, मतलब यहाँ पे ये फेज डिफरेंस है, कलांतर 0, यहाँ माइनस π/2, तो इन दोनों के बीच कलांतर कितना है, माइनस डेल्टा फाई बराबर, कलांतर अगर देखूं, ठीक है, दोनों के बीच कलांतर वो कितना है, डेल्टा फाई बराबर माइनस के π/2। इसका मतलब ये है कि जो धारा है किसमें, L सर्किट में, वो विभवांतर से π/2 पीछे है, लैग कर रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये अगर V का ग्राफ है तो धारा मुझे कहाँ मिलेगी, π/2 पीछे मिलेगी यहाँ, ये दोनों के बीच में कलांतर कितना, माइनस के π/2, क्योंकि इधर होती तो, ठीक है। तो कितना कलांतर है दोनों के बीच में, माइनस के π/2। और क्या ज्ञात करना है कि प्रेरकीय प्रतिघात और ज्ञात करो। देखो B0 बराबर V0/R होता है I0, तो यहाँ R की जगह क्या है, ωL है, तो ये भी प्रतिरोध ही है, पर यहाँ प्रतिरोध किसकी वजह से है, कुंडली की वजह से, तो इसको R ना बोल के हम क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। और इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से तुम XL बराबर कितना, ωL, ये क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है अपना कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर दिया 5 × 10⁻⁻⁻15। लैम्डा बराबर कितना दिया है, ये तीसरे का खाए, लैम्डा बराबर है 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर,
और फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? फोटोन की ऊर्जा निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा पूछी है और मुझे तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दी हो, नहीं दी है तो मैं बदल लूंगा, तो लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो मैं 5000 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ इसको। क्यों? क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस के 10। तो मैं इसको 10 माइनस 10 बदलूंगा तो 5000 कर दूंगा, क्योंकि तभी तो घातें 10 होंगी। मैं कर देता हूँ इधर 5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बट्टे 10 की घात माइनस के 3। इनका गुणा किया, इतने का ही भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा संख्या पे। तो ये तो 10 हो गई और ये नीचे से ऊपर जाएंगी माइनस की तो प्लस की हो जाएंगी। तो 3 तो कितने हो जाएंगे? 5000। मेरे पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दी है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछिए 12400 बट्टे लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ई बराबर 12400 बट्टे 5000। इससे कट गया, इससे कट गया, कितना भाग देंगे? तो 5 दूनी 10। ठीक है, बची कितनी? 2 और हासिल 4 लूंगा तो 24, 5 चौके 20 और बची कितनी? 4। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा 5 8 40। तो कितना आ गया? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है ना? ए क्या कर रहा है रे? बकवास नहीं बेटा, शांति से बैठ जा। ना ना ना, यू आर डिस्टर्बिंग अस। देख रहा हूँ पिताजी की। ठीक है, तो ये तो अपना अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे का कौन सा है? खा के बाद गा। वो कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो। ठीक है, यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर, यार ए बराबर क्या है? डेल एम। ठीक है, यदि ए बराबर डेल एम है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। फिर म्यू बराबर पूछा है। हम पढ़े हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बट्टे साइन ए बाई 2। ठीक है, अब ये बराबर है तो म्यू साइन ए प्लस डेल एम बराबर क्या है? ए बट्टे 2 बट्टे साइन ए बट्टे 2। साइन ए और ए 2a बट्टे 2, 2a बट्टे 2 बट्टे साइन ए बट्टे 2। 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या आया? साइन ए बट्टे 2। अगर मुझे नहीं काटना है, मुझे तो लिखना है 2 गुणा ए बट्टे 2 बेटा साइन 2 थीटा, क्योंकि नीचे से भी संख्या खत्म करनी है मुझे, जितना सरल रूप हो सकता है उतना लेके आना है। तो म्यू बराबर साइन 2 थीटा का सूत्र बोल लूं, और साइन 2 थीटा का होता है साइन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बट्टे क्या? साइन ए बाई 2। इससे कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बचा? म्यू बराबर 2 कॉस ए बाई 2। यही मेरा आंसर है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, और इतने इजी के पूरे में से पूरे ले आओगे। बस तुम्हें ढंग से रिवीजन करने की जरूरत है, चीजें के कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना है। फिजिक्स बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मैं साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत बाई के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये कोई तर्क द्वार है और इसके लिए क्या ज्ञात करना है? बूलियन व्यंजक ज्ञात करना है। बाई ए बी और ये क्या है? बाई। ठीक है, तो बूलियन व्यंजक क्या होगा? ये कौन सा? पहली बात तो एक गेट कौन सा है? अगर ये नहीं लगा होता है तो ये कौन सा गेट था? एंड गेट था। ठीक है, और ये लग गया तो कौन सा बन गया? नेंड बन गया, क्योंकि ये क्या करता है? नॉट बना देता है। एंड प्लस नॉट बराबर नॉर हो जाता है। और नॉर गेट का पहले तो मैं किसका व्यंजक बनाऊंगा? बाई बराबर एंड का। एंड का क्या होता है? ए डॉट बी। एंड गेट का व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी। और ये क्या करता है? इस पे बार लगा देता है, इसके बाद। तो ये मेरा इसका बूलियन व्यंजक आ गया। ठीक है, और अगर दूसरे में अथवा में इसमें कह रहा है कि नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह बनाओ भैया। नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट, तो और का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ए रहा। ये और गेट है, और नॉर है मतलब नॉट लगा दो, बस हो गया। ये बाई बराबर
तो इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे बार। बड़ा ही सिंपल सी चीज है यार, ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, पहला दूसरा और 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए और एक में भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमताएं दी हैं, ठीक है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की क्षमता दी है, P1 बराबर 10 डायोप्टर और P2 बराबर 2 डायोप्टर, ठीक है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ठीक है, और युग्म के लेंस की प्रकृति बता दो। बेटा एक तो उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों संपर्क में रखेंगे, एक उत्तल है और एक अवतल है, दोनों संपर्क में रखे, ठीक है। और संपर्क में रखे हैं तो मुझे क्या ज्ञात करना है, और इनसे दोनों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो स्थिति अपन को पता करनी है। तो मुझे काय का मान दिया है, यू का मान दिया है 25 और कैसा होगा, माइनस का। तो सबसे पहले मैं इस लेंस की संयुक्त जो लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्ञात करूंगा, प्रतिबिंब पता है, फोकस दूरी ज्ञात आई जाएगी मेरी, तो मैं प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लूंगा। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले इस संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करूं, और संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो अपन को वस्तु की दूरी दे रखी है और मैं कुल फोकस दूरी निकालूंगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। P बराबर P1 कितना है 10 प्लस P2 कैसा है, माइनस का, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस की, तो क्षमता भी कैसी होगी, माइनस की, तो माइनस की 2, तो P बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी क्या होती है, F बराबर इस संयुक्त लेंस की 1/P, F बराबर क्या 1/P या 100/P, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/P, तो 100 बट्टे क्या 8, तो क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गई है। मुझे फोकस दूरी पता हो गई संयुक्त लेंस की, इससे 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लूंगा, कैसे, लेंस के सूत्र से, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, 1/F, F का मान कितना है, देखो 25 सेंटीमीटर आया है, कैसा आया है, प्लस का, तो ये संयुक्त लेंस है ना, उसकी प्रकृति कैसी है, उत्तल है, क्योंकि प्लस की फोकस दूरी काय में होती है, उत्तल में, तो जो संयुक्त लेंस की जो फोकस वो प्रकृति है वो कैसी है, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये जो संयुक्त लेंस है ये किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह। तो अब फोकस दूरी 1.5, इमेज प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, और वस्तु कहाँ रखी है, माइनस की 25। बेटा राइट वाली दूरी माइनस की, सॉरी लेफ्ट वाली दूरी माइनस की और राइट वाली प्लस की होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर कहाँ है, लेफ्ट में, तो माइनस 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 प्लस, इसको इधर लाएंगे तो 1/B बराबर 1/12.5 माइनस 1/25, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 25, तो -1 बराबर कितना 1/25। तो संयुक्त लेंस की जो प्रतिबिंब बना वो कितनी दूरी पे बना, 25 सेंटीमीटर। और हमको पता है, देखो प्लस, हमको पता है कि अगर ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा ना, तो इसकी जो प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, और वो इधर बनेगा, वो राइट में, मतलब उसकी कैसे आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, नोट कर लो, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। वो ये है कि चौथे का खा है, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र स्थापित करो। ठीक है, हमको निकालना है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, ठीक है, और इसमें अपन को ज्ञात करना है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से हमें फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना, बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन, ये ज्ञात करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं जल्दी देखो, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। यंग का प्रयोग क्या है, एक स्रोत होता है और उसके सामने एक कार्डबोर्ड होता है या एक कागज होता है जिसमें हम 2 छेद कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लिट। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें कोहेरेंट स्रोत चाहिए, कला संबंध स्रोत चाहिए, वो किसी एक स्रोत से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके सामने एक पर्दा रखा रहता है और इस पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, काली और चमकीली।
काली चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। ये क्या है? केंद्र है। मान लो यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु P पे यहाँ से प्रकाश किरण गई और एक प्रकाश किरण यहाँ से गई, इन दोनों में बीच में क्या है? एक लंब डाल दिया, मतलब यहाँ से इतना तो ये बराबर चली, मतलब इतना क्या है? इन दोनों के बीच में पथांतर है। और मैं थोड़ा एक आध दो स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो वो पथांतर कितना आता है? डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, सॉरी डी साइन थीटा। और थीटा अगर अल्प कोण है, यदि थीटा कैसा है? अल्प कोण है, और थीटा अल्प कोण होगा, ठीक है? तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है और टेन 0 भी 0 होता है। मतलब थीटा के आसपास की जो चीज है, जब थीटा लिमिट, जैसे मैं बता देता हूँ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा बटे थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। और यही किसके बराबर जाता है? टेन थीटा का। तो इसको क्या लिख लेंगे? डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा, ठीक है? अब मान लें ये मेरे पास पथांतर आ गया कि इतना, ये जो तरंग है दोनों यहाँ से जो चली, जो प्रकाश किरणें हैं वो इतना पथांतर चली। तो मैं मान लूं कि यदि बिंदु P पे क्या मिल रही? चमकीली रेखा मिल रही है, चमकीली फ्रिंज मिल रही है, ठीक है? यदि बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो, कैसी मिले? चमकीली। और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है तो डेल्टा एक्स का मान कितना होता है? एन लैम्डा, ठीक है? डेल्टा एक्स कैसा होता है? पथांतर वहां पे एन लैम्डा होता है, ठीक है? तो एन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? डी टेन थीटा। देखो टेन थीटा, देखो ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? पर्दे तथा इसके बीच की दूरी, और ये क्या है? स्लिट के बीच की दूरी, स्मॉल डी। तो लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे आधार, मतलब लंब कितना है? एक्स, और आधार कितना है? ये कैपिटल टी। तो यहाँ से मेरे पास x निकालूं तो क्या आ गया? एन डी लैम्डा अपॉन, ये मेरे पास आ गई एनवी चमकीली फ्रिंज की दूरी, एनवी चमकीली फ्रिंज की दूरी। अब मुझे एनवी इसी प्रकार में एनवी काली की निकाल सकता हूँ। मुझे डेल्टा एक्स बराबर एनवी काली के लिए क्या आएगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है? तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो बीटा बराबर निकालना है, ठीक है? बीटा बराबर निकालना है तो यहीं से निकल आएगा, क्योंकि बीटा क्या होता है? दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। या तो चमकीली ले, दो क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो 3-2 या 2-1 करेंगे तो मेरी फ्रिंज चौड़ाई बीटा आ जाएगी। बीटा बराबर एक्स एन प्लस 1 कितना होता है? यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा? n+1 डी लैम्डा अपॉन डी, माइनस एक्स एन की जगह एन डी लैम्डा अपॉन डी। क्या कॉमन है? डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन है, तो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन है, क्या बचा? n+1 माइनस एन, एन से एन कटेगी, क्या आ गया? बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या आ गया? फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है? फ्रिंज चौड़ाई, यंग के डबल स्लिट प्रयोग, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, नोट कर लो, ठीक है? अब अपन, ठीक है, मैं साफ कर देता हूं उसको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ठीक है? चौथे का गाय की अर्धायु काल कितना है? 1 दिन। अर्धायु नहीं, औसत आयु, औसत आयु कितना है? 1 दिन, ठीक है? और ज्ञात कीजिए इसकी अर्धायु कितनी होगी? t½ पूछा है, और वो पूछ रहा है कि, और जो पदार्थ, देखो पदार्थ कितना ग्राम है शुरुआत में? n0 बराबर 16 ग्राम है। तो कह रहा है कि 3.5 दिन में t बराबर, बाद में विघटित नाविकों की संख्या, अविघटित नाविकों की संख्या कितनी रह जाएगी, मतलब सक्रिय नाविकों की संख्या कितनी रह जाएगी, वो भी पूछिए। एक तो ये पूछा है और एक ये पूछा। तो पहले t½ निकालना है। t½ कैसे निकलेगा? मैंने अभी पढ़ा, थोड़ी अभी इसी सेट में क्वेश्चन किया। वो कहता है कि t एवरेज बराबर होता है 1.44 t½ तो t एवरेज बराबर, मुझे t½ निकालना है, तो t½ बराबर क्या हो जाएगा? t एवरेज बट्टे 1.44, और t एवरेज कितना है? 1 दिन बट्टे 1.44,
पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 14.4 आ जाएगा, और 1 पॉइंट और लगा लूँ तो 100 हो जाएगा। तो 14 से 98, तो 14.5 से भाग दे रहे हैं तो लगभग 7 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा t½ 0.7। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहा है कि इतने समय में कितना रह जाएगा, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ता हूँ n/n0 बराबर 1/2 की पावर t/t½ n का मान कितना है 16 ग्राम, n का मान हमको निकालना है। n0 का मान कितना है 16 ग्राम, 1/2 की पावर t कितने दिन बाद 3.5, और t आप कितना आया 0.7, इससे कटा 7 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो मेरे पास n/16 बराबर 1/2 की पावर कितना 5, तो n/16 बराबर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 32, 1/2 की पावर 5 कितना 32, 16 दूनी 32, n बराबर कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5। इतना ग्राम रह जाएगा कितने 3.5 दिनों में। ठीक है, नोट कर लो, ये भी बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक छोटा छड़ चुम्बक, ठीक है, और एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, छड़ चुंबक है वो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ऐसे बता दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इसके बीच में एक चुंबक है वो रखा है। ठीक है, और टेस्ला कितने चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला। छड़ चुंबकीय अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा 30 अंश। ठीक है, चुंबक पर कितने न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लग रहा है, टाउ बराबर 4.5 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लगता है। क्या करनी है ज्ञात, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है छड़ चुंबक की। तो छड़ चुंबक की स्थिति होती है U बराबर -mv cos थीटा। ठीक है, -mv cos थीटा, पर मुझे b तो पता है, एंगल भी पता है, पर मुझे m नहीं पता। तो m कहाँ से निकालूंगा मैं, इससे। और टाउ बराबर क्या जानता हूँ होता है mv sin थीटा। ये चुंबकीय द्विध्रुव में बलागुण है, और चुंबकीय द्विध्रुव में ही क्या है स्थितिज ऊर्जा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये क्या दिया है 4.5 गुणा 10⁻⁻2 बराबर m का मान कितना है निकालना है हमको, b का मान 4.5 साइन कितना 30, 1/2 होता है, तो इससे कट गया, और साइन 30 का मान 1/2 इधर जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻2। मात्रक क्या आ जाएगा इसका, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अरे m बराबर आई ए होता है ना, तो आई का एम्पियर और ए का मीटर स्क्वायर। अब इस m का मान यहाँ रख देंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस के m की जगह 2 गुणा 10⁻⁻के इंटू b का मान 4.5 और cos 30। ठीक है, तो u बराबर माइनस के 2 गुणा 10⁻⁻2 इंटू 4.5 cos 30 √3 2 से 2 कट गया, और इसमें गुणा करेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा 4.5 गुणा √3 का मान 1.732 गुणा 10⁻⁻2, तो u बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँ 4.5 को 9/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और 2 से इसको काट देता हूँ कितना 0.86 बार, और 9 का इसमें गुणा कर देता हूँ, तो u बराबर कितना आ जाएगा 9 छिंग 5 4 हासिल कितनी है 5 है, और 9 8 72 और 5 कितने हो जाएंगे 77। तो और 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 7.74 गुणा 10 की घात कितनी माइनस क्या इतनी जूल आ गई क्या स्थिति लिख लो। ठीक है, ठीक है, मैं साफ कर देता हूं, और अब अगले क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चौथे का ये आखिरी क्वेश्चन है ना, कि एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है। एक अनंत लंबाई का तार है और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा बराबर। ठीक है, 10 गुणा 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। तार से कितनी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, लंबवत दूरी पर। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। भाई अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है 2k λ/r। क्या होता है 2k λ/r। बेटा E बराबर 2, k का मान 9 गुणा 10⁻⁹ लैम्डा दिया है इसना। ठीक है,
10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम इंटू मीटर। आर दिए तो सेंटीमीटर, हमको किसमें यूज करनी है, मीटर में। तो 2 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाएंगी तो 2 प्लस की और प्लस की 9 प्लस की 11 और प्लस की 1 प्लस की 12 में से 4 गई तो प्लस की 4 बचेगी। 9 गुणा 10 की घात 4 क्या, न्यूटन प्रति। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट सेट के 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो नोट कर लो।